बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर बिहेवियर साइंस के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं और इस पीडीएफ के अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं जो एक वीडियो में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप इसको पार्ट 1 वीडियो कह सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम अनसोल्व्ड एमसीक्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन ए के अंदर, होलिस्टिक मेडिसिन इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द थ्योरी ऑफ हॉलिज्म है। और जो थ्योरी ऑफ हॉलिज्म है वो ये कहती है कि जो रियलिटी होती है वो यूनिफाइड होल से बनी हुई होती है जो कि सम ऑफ देयर पार्ट से बड़े होते हैं। एक बात बताता जाऊँ कि जो इस सेक्शन के अंदर जो बहुत सारे एमसीक्यू है, यानी ए बी सी डी ई है, जो ये वाला एमसीक्यूज होती है, ये सारी बिहेवियर साइंस की जो लाइन है उनकी कॉपी है। ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। होलिस्टिक मेडिसिन एम्स एट रिस्टोरिंग एंड वेलनेस ऑफ पर्सन एज अ होल, यानी बीटा ऑप्शन होगा। फिजिशियन इज एन, तो फिजिशियन ऐसा बंदा जो कि हेल्थ को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन डिमांड द नॉलेज ऑफ बिहेवियर साइंस और नेचुरल साइंस। क्वेश्चन नंबर 5 बिहेवियर साइंस, तो बिहेवियर साइंस बीटा ऑप्शन होगा। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बाय द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सोशियोलॉजी, हाँ एंथ्रोपोलॉजी है। इसके अलावा कंडीशन इन द हेल्थ ऑफ डिजीज़ है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, कल्चरल हिस्ट्री या रेशियल क्लासिफिकेशन है, जियोग्राफिकल ह्यूमन डिस्ट्रीब्यूशन है और इनके लाइफ के ऊपर इफेक्ट क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। बायो साइको सोशल मॉडल किसने गिवन किया, किसने बनाया था, तो जॉर्ज एंजेल है, लेकिन 1977 है, यहाँ पर उन्होंने 1970 लिखा हुआ है। बायो साइको सोशल मॉडल के अंदर 3 चीज़ें होती है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं यानी जो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा डेल्टा, क्लिनिकल अप्रोच टू प्रैक्टिस ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन। पैरालिंग्विस्टिक बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो कि वर्ड से बियॉन्ड होता है। ओके, तो अल्फा ऑप्शन होगा। फरेलिंग, ब्रॉडर से स्पेसिफिक एरिया की तरफ आना, अल्फा ऑप्शन। पैराफ्रेजिंग, ओके, पैराफ्रेजिंग के अंदर लास्ट वर्ड को रिपीट करना है और फिर इसको समराइज करना जो कि पेशेंट ने अब तक कम्युनिकेट कर चुका है, तो सी और डी दोनों होगा। ओके, तो एम्पैथी बिल्डिंग है। एम्पैथी के अंदर ऑप्शन ए को पढ़ो तो ऐसी बिल्डिंग जो कि एम्पैथी ने बनाई है, ये ठीक नहीं है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा ये चार्ली होता है। स्टेटमेंट बाय द इंटरव्यूअर, यानी जो काउंसलर या फिर जो इंटरव्यूअर या डॉक्टर होता है वैसे स्टेटमेंट देता है जिससे पेशेंट को ये लगे कि उसकी फीलिंग को अच्छे तरीके से समझ लिया गया है। काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग इसका बेस्ट ऑप्शन चार्ली होता है। ठीक है, तो काउंसलिंग के अंदर लोगों की मदद करनी है, लोगों की मदद करनी है ताकि वो अपनी मदद आप कर सके। ओके, तो इसमें डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला रिलेशनशिप होता है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब है कि पॉजिटिव डीप फीलिंग होना हर एक के लिए, नॉन जजमेंटल और ट्रस्टिंग, तो बीटा ऑप्शन है। इन्फॉर्मेशनल केयर, पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देना डिजीज, ड्रग और डॉक्टर के बारे में। क्राइसिस है, तो क्राइसिस वैसे ग्रीक या लैटिन पता नहीं कौन सी जबान का वर्ड है, लेकिन इसका बेस्ट ऑप्शन चार्ली है। द पीरियड ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन एंड अटेम्प्ट टू रिड्यूस फीलिंग ऑफ डिसकंफर्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एक वो स्टेट है जहाँ पे 2 इक्वल स्ट्रॉन्ग फोर्स अपोज करती है, तो वो चार्ली होगा। 18 की तरफ चलते हैं। कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट द काउंसलिंग, तो काउंसलिंग के बारे में 2 मिसकंसेप्शन यहाँ पे लिखी हुई है कि डायरेक्ट एडवाइस नहीं होती और लोगों को लेस इमोशनल नहीं बनाना, तो अल्फा और बीटा दोनों होगा, यानी चार्ली बेस्ट ऑप्शन है। मेडिकल एथिक्स क्या होती है, मेडिकल एथिक्स के अंदर यहाँ पे नॉर्मल एस्पेक्ट लिखा हुआ है, चार्ली को अगर आप पढ़ो तो नॉर्मल एस्पेक्ट, हालांकि नॉर्मल नहीं है, ही मोरल एस्पेक्ट है, तो चार्ली बेस्ट ऑप्शन है। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होती है, नॉर्मेटिव एथिक्स एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्रिएट करती है, ओके, ताकि और डॉक्टर को गाइड करती है ताकि वो दूसरे पेशेंट के साथ क्या रिलेशनशिप रखे, तो बेस्ट ऑप्शन चार्ली होगा। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स के अंदर बेस्ट ऑप्शन चार्ली है कि स्टडी है या डाटा की कंपाइलेशन होती है ताकि हम एक्चुअल बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सके। 4 पिलर ऑफ मेडिकल एथिक्स, तो बेस्ट ऑप्शन है बीटा। ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस, नॉन मैलिफिसेंस और जस्टिस होती है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो 23 है कि कंसेंट क्या है। अब मज़े की बात, ऊपर लिखा सेक्शन है लेकिन यहाँ पे सेक्शन बी वैसे स्टार्ट हो चुका है। कंसेंट क्या है, तो कंसेंट एक रिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्म ऑफ ऑटोनॉमी होती है, तो चार्ली बेस्ट ऑप्शन है। ट्रांसफरेंस के अंदर फीलिंग, एटीट्यूड, डिज़ायर, विशेस होती है जो कि पेशेंट से ओरिजिनली लिंक्ड होती है, तो वो डॉक्टर की तरफ ट्रांसफर कर देता होता है, तो बेस्ट ऑप्शन अल्फा होगा। काउंटर ट्रांसफरेंस के अंदर डॉक्टर होता है अपनी चीज़ों को या अपनी इमोशंस को, फीलिंग को, डिज़ायर्स को, ग्रेटिट्यूड्स को पेशेंट की तरफ ट्रांसफर कर देता है, तो अल्फा बेस्ट ऑप्शन है। रिग्रेशन है, जो रिप्रेशन है वो डिफेंस मैकेनिज्म। रिग्रेशन का मतलब है कि जो अडल्ट होते हैं वो बिल्कुल चाइल्ड जैसा बिहेव करना शुरू कर देती है, यानी जो ग्रोन अप पेशेंट होते हैं वो चाइल्ड वाले बिहेवियर की तरफ रिवर्ट हो जाते हैं, तो फिर चार्ली नहीं बल्कि डेल्टा बेस्ट ऑप्शन है। कॉन्शियसनेस, मुझे अभी तक इसको प्रोनाउंस करना नहीं आया, इसका मतलब है कि जो हाई लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो पेशेंट की एटीट्यूड के बारे में होती है, यानी बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, चार्ली होगा। ओके, तो रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड अबाउट हिज पेशेंट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। इसके बाद है कि लर्निंग क्या होती है। लर्निंग
ठीक है। तो लर्निंग परमानेंट चेंज इन बिहेवियर भी है फॉर बेटर एंड वर्स, और कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रोसेस होती है ना ह्यूमन बिहेवियर। तो चार्ली और डेल्टा दोनों है, यानी एलिफेंट बेस्ट ऑप्शन है। रीइंफोर्समेंट क्या होती है? रीइंफोर्समेंट के अंदर ऐसा इवेंट जो किसी चांस को बढ़ा देते हैं कि ये रिस्पॉन्स बार बार होगा। तो बेस्ट ऑप्शन डेल्टा, उन्होंने डेल्टा और एलिफेंट दोनों लिखा है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर ये फॉर्म ऑफ लर्निंग होती है। एक बात तो आपको पता है, यहाँ पे दो स्टिमुलस को पेयर्ड कर देते हैं, ओके, एंड टेल्स लर्निंग ऑफ इनहेरेंट बिहेवियर विदाउट रीइंफोर्समेंट, यानी इस पर रीइंफोर्समेंट नहीं होती। तो यहाँ पे सारे आपको ऑप्शन ठीक मिल रहे होते हैं। इसके बाद एक्सटिंक्शन है। एक्सटिंक्शन के अंदर अब होता ये है कि जो कंडीशन रिस्पॉन्स खत्म हो जाएगा। अगर आप कंडीशन स्टिमुलस को अनकंडीशन स्टिमुलस से कभी पेयर्ड ही नहीं करोगे तो बेस्ट ऑप्शन इसका होगा डेल्टा होगा। अगर चार्ली को पढ़ोगे, चार्ली में कंडीशन 2 मरतबा लिखा हुआ है। फोबिया क्या होता है? फोबिया इंटेंस फेयर होता है किसी भी चीज़ का, ऑब्जेक्ट का, सिचुएशन का, जिसको अवॉइड करना चाहता होता है। तो बीटा बेस्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हम चलते हैं सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन की तरफ। तो सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन अब क्लासिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, ओके, ये थेरेपी होती है जो कि फोबिया को ट्रीट करती है। ऑलमोस्ट सारी ठीक है। ओपेरेंट कंडीशनिंग है। तो ओपेरेंट कंडीशनिंग को किसने डिस्कवर किया था? ओपेरेंट कंडीशनिंग को B.F. स्किनर ने किया था। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग होती है, यानी सारे ठीक है। मॉडलिंग क्या है? मॉडलिंग एक ऑब्जर्वेशनल टाइप ऑफ लर्निंग होती है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में जो बिहेवियर है वो रिवार्ड से बढ़ जाता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की तरफ चलते हैं, यहाँ पर जो बिहेवियर है वो अवॉइडेंस से या एस्केप से बढ़ जाता होता है। रीइंफोर्समेंट में हमेशा बिहेवियर बढ़ता है। पनिशमेंट के अंदर चाइल्ड अपने हिटिंग बिहेवियर को कम कर रहा है और बिहेवियर सप्रेशन से कम हो रहा है, ओके। एक्सटेंशन ये वो प्रोसेस है जहाँ पे बिहेवियर नॉन रीइंफोर्समेंट से एलिमिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। मेटाकॉग्निशन क्या होती है? मेटाकॉग्निशन में थिंकिंग अबाउट हाउ वी थिंक है, और रेफर्स टू द नॉलेज ऑफ पीपल हैव देयर अबाउट ऑन थिंकिंग प्रोसेस। तो बेस्ट ऑप्शन डेल्टा होगा। स्टेजेस ऑफ मेमोरी है। तो स्टेजेस ऑफ मेमोरी के अंदर इनकोडिंग स्टेज जो रिट्रीवल होती है। पार्टिकुलर इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट इन मेमोरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया मेमोरी के अंदर आपको पता है हिप्पोकैम्पस होता है। इम्प्लिसिट, सिमेंटिक और एपिसोडिक मेमोरी, सारी लॉन्ग टर्म मेमोरी की टाइप्स होती है। थ्योरी ऑफ मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। तो थ्योरी ऑफ मोटिवेटेड फॉरगेटिंग सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। इसके बाद जो रिप्रेशन होती है, रिप्रेशन के अंदर वो टेंडेंसी है जहाँ पर लोग एंजाइटी प्रोवोकिंग इवेंट को रिड्यूस कर रहे होते हैं, ओके। और जो रिप्रेशन है यहाँ पे अनकॉन्शियसली इन्फॉर्मेशन को या थॉट को बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि पार्ट्स और पार्ट रिलेटेड टू रिसीविंग और स्टोरेज न्यू मेमोरी। तो हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला दोनों होते हैं। एंड इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमली एक्टिव रिसेप्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसेप्टर NMDA वाले होती है। जो NMDA रिसेप्टर कैल्शियम से कपल्ड वगैरह लिंक्ड होती है, ओके। तो जो सेंसिटिविटी होती है वो किस न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर डिपेंड करती है मेमोरी के अंदर? तो वर्सेटाइल कोलिन होता है। सेट ऑफ मेडिकल कंडीशन कॉजेज चेंजेस इन मेमोरी। तो थायमिन डेफिशिएंसी, हेड इंजरी और हाइपरग्लाइसीमिया होती है। MMSE स्कोर अगर 12 से कम हो तो ये क्या इंडिकेट करता है कि उसको डिमेंशिया है, वो भी सीवियर वाला। ट्रांसडक्शन के अंदर कोई जो स्टिमुलस की एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट अमंग डिफरेंट शेप एंड फिगर, तो उसको क्या कहते हैं? पैटर्न परसेप्शन कहते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि टेंडेंसी टू परसीव ऑब्जेक्ट एज अ रिलेटिवली स्टेबल। तो स्टेबल है तो वो परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी होती है। आर्टिस्ट यूज़, तो आर्टिस्ट मोनोकुलर क्यूज़ को भी यूज़ करते हैं, सुपरपोजिशन को भी यूज़ करते हैं, टेक्स्ट और ग्रेडियंट भी है, रिलेटिव रेडिनेस भी है। हालांकि ये सारी मोनोकुलर क्यूज़ वगैरह के अंदर आ जाते हैं। सुपरपोजिशन का मतलब है कि जो दूर की चीज़ नज़दीक होती है वो नज़दीक वाली चीज़ होती है दूर वाली चीज़ की जो निगाह को ख़राब कर देती है। इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन एक रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस की मिसपरसेप्शन होती है। हेलोसिनेशन में कोई स्टिमुलस होती नहीं लेकिन परसेप्शन कर रहे हो। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ओके, यानी कोई एडिक्वेट स्टिमुलस है ही नहीं लेकिन फिर भी बिहेवियर हो रहा है। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन पैरासाइकोलॉजी के अंदर डिस्कस किया जाता है। क्लियरवॉयंस के अंदर ऐसे इवेंट को परसीव कर लेना जो कि डिस्टेंस से अफेक्टेड नहीं होते। टेलीपैथी के अंदर किसी दूसरे बंदे की माइंड को या थॉट को रीड कर लेना। टेलीकाइनेसिस के अंदर किसी अनएनिमेट ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को मूव करा देना। बैरियर्स टू द क्रिएटिव थिंकिंग, तो बैरियर्स में इमोशनल बैरियर, कल्चरल बैरियर, ठीक है, ये तीनों बैरियर आ जाते हैं, ओके। इसके अलावा जो स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थॉट है तो पहले इसका मेमोनिक है ओपी, ओरिएंटेशन, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन है। इसके बाद वो कैपेसिटी जिसके ज़रिए जो बंदा अपने इमोशन को रिकॉग्नाइज कर सकता है, दूसरे के इमोशन को रिकॉग्नाइज कर सकता है, उनको कंट्रोल ऑफ रीजन के अंदर पुट कर सकता है, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, ओके। ड्राइविंग एंड पुलिंग फोर्स जो कि परसिस्टेंट बिहेवियर क्रिएट करती है, पार्टिकुलर गोल की तरफ हमें डायरेक्ट करती है, तो उसको कहते हैं मोटिवेशन। मैस्लो के अंदर क्या होता है? मैस्लो के अंदर बेसिक नीड होती है, फिर इसके बाद सेफ्टी है, फिर लव एंड एस्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है। IQ के अंदर मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100 है। इंटेलिजेंस टेस्ट अगर 70 से नीचे है या 130 से ऊपर है तो 5% लोगों में ऐसा देखने को मिलता है। जीनियस 140 से ऊपर होता है, ओके।
या 140 के बराबर या 140, ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन डेल्टा होगा। सेवेंट सिंड्रोम, तो इसको लैंगडोन डाउन सेवेंट ने प्रपोज किया था। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर या मेडिकल प्रोफेशन के अंदर जो IQ वो 90 से लेकर 110 तक होता है। आगे लिखा है कि जो डिस्टिंक्टिव पैटर्न होते हैं बिहेवियर के, जिसमें थॉट को, इमोशन को यूज़ करते हैं, जो कि हर इंडिविजुअल को कैटेगराइज करती है, तो वो पर्सनैलिटी होती है। पेजेट के अंदर क्या स्टेजेस होती है, तो सेंसोरी मोटर होता है, फिर प्री ऑपरेशनल होता है, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल होता है। साइकोडायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो उसके अंदर ओरल, एनल, फैलिक, रिटेंसिव, जेनिटल होती है। एरिक्सन के अंदर 8 स्टेजेस होती है। हिपोक्रेट ने जो पर्सनैलिटी की बेस पर लोगों को 4 में डिवाइड किया था, सैंग्विन हो गया, फ्लेगमेटिक है, कॉलेरिक और मेलानकॉलिक होती है। हार्ट डिजीज मोस्टली टाइप ए के अंदर होती है। ईजी गोइंग, नॉन कॉम्पिटिटिव, कूल, प्लेसिड, तो वो टाइप बी वाली होती है। कल्चर क्या है, कल्चर एक मैन मेड इन्वायरमेंट होती है। बिलीव्स क्या होती है, बिलीव्स एक टीनेट्स होते हैं जिनकी शेयर्ड मीनिंग होती है कल्चर के अंदर, जो कि बिल्कुल ट्रू एक्सेप्ट किया जाती है, लाइक टॉक अल्लाह ताला ही सेहत देने वाला है। इसके बाद वैल्यूज़ क्या होती है, वैल्यूज़ एक कल्चर के वो एस्पेक्ट है जो कि हाई रिगार्ड पे रखी जाती है। आगे प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग एक्शन, जो कि एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को गवर्न करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, हम नॉर्म्स कहते हैं। नॉर्म्स को आगे मज़ीद 3 में डिवाइड करते हैं, फॉक, वेज, मोर्स और लॉ वगैरह। जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा शेमफुल डिस्ग्रेस या मार्क ऑफ डिस्ग्रेस होता है, शेमफुल डिफरेंस है। ओके, अगर आप किसी ड्यूटी से ऑब्लिगेशन से भागना चाहते हो तो फिर सिक रोल बन सकते हो। इसके बाद है नेक्स्ट, दिस टर्म रेफर्स टू द डिफरेंट रोल और फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, उनके चेंजिंग और इवॉल्विंग नेचर को हम कहते हैं डायनेमिज्म। इसके बाद है कि जब कोई भी बंदा अपने किसी भी रोल को ऑप्टिमम स्टेट के अंदर परफॉर्म करता है तो वो क्या होगा, हेल्थी होगा, तो उसको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अनकॉन्शियस है तो फिर आपने रिप्रेशन है। ओके, ठीक है, लेकिन अगर कॉन्शियस आ जाएगा तो वो सप्रेशन आ जाएगा। ओके, ठीक है, अगर अनकॉन्शियसली अपनी फीलिंग या इम्पल्सिस या थॉट को जस्टिफाई करोगे, वो भी गलत वाली थॉट्स को, फीलिंग को, जस्टिफिकेशन को, ताकि आप एंजाइटी से रिलीफ हासिल कर लो, तो उसको रेशनलाइजेशन कहते हैं। पेनफुल या एंजाइटी इंड्यूसिंग इवेंट को ब्लॉक कर देना, तो उसको डिनायल कहते हैं, नफी कर देना। ओके, अगर किसी स्टूडेंट को लो ग्रेड मिलते हैं और अपनी सिस्टर के ऊपर गुस्सा हो जाता है तो वो डिस्प्लेसमेंट होती है। हैंडलिंग इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बाय टेम्परेरी अल्टरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, तो एमनीजिया वाला तो ये डिसोसिएशन के अंदर आ जाता है। सिंबॉलिक सेटिस्फैक्शन ऑफ विशेस थ्रू नॉन रेशनल थॉट, तो नॉन रेशनल थॉट तो यहाँ पे आ जाएगा फैंटेसी आ जाएगा। अनकॉन्शियस अजम्पशन ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन अन सेल्फ एंड अदर, तो इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ओके, इसके बाद है कि एक मैन है, उसने सीखा या उसको पता चला कि डॉक्टर से उसको कैंसर है, लेकिन उसने कैंसर के फिजियोलॉजी को डिस्कस करना शुरू कर दिया बगैर किसी इमोशन के, तो उसको क्या कहते हैं, हम इंटेलेक्चुअलाइजेशन कहते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ अनदर वैल्यूज, उसको इंट्रोजेक्शन कहते हैं। अपनी फीलिंग को दूसरे से एट्रीब्यूट कर देना, तो वो प्रोजेक्शंस होती है। अनएक्सेप्टेबल फीलिंग होती है जिसको डिसगाइज कर देते हैं बाय रिप्रेशन ऑफ रियल फीलिंग, और इसको रिइंफोर्स कर देते हैं ऑपोजिट फीलिंग से, तो वो रिएक्शन फॉर्मेशन हो जाती है। कॉन्शियसली आ जाए तो फिर सप्रेशन आ जाएगा, अनकॉन्शियस तो फिर रिप्रेशन आ जाएगा। इसके बाद रिएक्शन ऑफ द पेशेंट टू इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन, तो एंगर, डिप्रेशन और डिपेंडेंस देखने को मिलती है। अगर कोई पेशेंट क्रॉनिक केयर यूनिट के अंदर है तो वो उसको कहता है चैम्बर ऑफ हॉरर, ठीक है, एक हैरी पॉटर का पार्ट था चैम्बर ऑफ सीक्रेट, तो उसको मिक्स ना कर देना। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर साइकोसिस होती है उसको इंटेंसिव केयर यूनिट सिंड्रोम कहते हैं, ICU में होती है। आगे इन्फेंटलाइजेशन होती है, वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में देखने को मिलती है। इन्फेंटलाइजेशन का मतलब है कि जो बड़े होते हैं वो बच्चों जैसे बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक्यूट यूरेमिक एन्सेफलोपैथी है, हाइमाटोमा है, मेनिया है, फेशियल ग्रीमेज है, सीजर है, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये आपको डायलिसिस यूनिट पे देखने को मिलती है। पोस्टमार्टम ब्लू के अंदर 10 से लेकर 14 दिन का इंटरवल होगा। लो मूड है, वीपिंग स्पेल होती है, डिस्टर्ब स्लीप होती है। अगर सैड मूड और डिस्टर्ब बायोलॉजिकल फंक्शन है 2 हफ्ते से ज़्यादा हो जाता है, हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको पुरपुरियल डिप्रेशन कहते हैं। लेकिन अगर डिलूजन, हेलुसिनेशन और ग्रॉस बिहेवियर एब्नॉर्मैलिटीज आ जाए तब हम इसको पुरपुरियल साइकोसिस कहते हैं। एग्जॉशन एंड इमोशनल बर्न आउट, ये आपको ऑन्कोलॉजिस्ट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद है कि कोई भी स्टिमुलस जो कि हमारी बॉडी के अंदर कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्रिएट करेगा तो उसको स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस को लेजरस ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि इन इमोशनल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस, तो गिल्ट, ग्रीफ, सैडनेस और आइसोलेशन होती है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक की वजह से होती है। जबकि जो फियर होता है, एंजाइटी होती है, इरिटेशन, इरिटेबिलिटी, ये सिम्पैथेटिक की वजह से होती है। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन ऑफ पेन के अंदर COD दोनों यानी रिलैक्सेशन मेथड है, कॉग्निटिव टेक्निक है, सोशल स्किल ट्रेनिंग है, ओपेरेंट टेक्निक है, असर्टिवनेस ट्रेनिंग है, कॉपिंग स्ट्रेटजी अप्रोच होती है। क्वांटिटी अंदर क्वालिटी ऑफ स्लीप एज के साथ चेंज होती रहती है। अवेक स्टेट के अंदर अल्फा और बीटा वेव दोनों आती है। स्टेज 1 या स्लाइड के अंदर क्या होती है, थीटा वेव आपको देखने को मिलती होती है। स्टेज 1 स्लीप का जो ड्यूरेशन है वो 5% होता है, स्टेज 2 का 45 होता है। के कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं या स्लीप स्पिंडल वगैरह देखने को मिलते हैं। इसके बाद स्टेज 3 और स्टेज 4 के अंदर डेल्टा वेव देखने को मिलती है। REM स्लीप के अंदर आपको अल्फा, बीटा, थीटा वेव तीनों देखने को मिलती है। ड्रीमिंग आपको REM स्लीप में देखने को मिलती है। इसके बाद है कि REM स्लीप के अंदर जो 7 वोल्टेज देखने को मिलता है। ओके, REM के अंदर आपको पता है कि सब चीज़ें बढ़ जाती है, BP, पल्स, रिस्पायरेशन है। डिसोम्निया के अंदर क्या होता है, डिसोम्निया के अंदर
प्राइमरी इंसोम्निया और प्राइमरी हाइपर इंसोम्निया। ओके, पैरासोम्निया के अंदर नाइटमेयर डिसऑर्डर, स्लीप टेरर डिसऑर्डर, स्लीप वॉकिंग आती है। एवरी मैन डिज़ायर टू लिव लॉन्ग बट नो मैन वांट्स टू बी ओल्ड। तो ये कहा था जोनाथन स्विफ्ट ने कहा था। जीरोंटोलॉजी के अंदर एजिंग की स्टडी होती है। जीराट्रिक्स एजिंग पीपल की केयर को कहते हैं। लेट अडल्टहुड ये देखने को मिलती है 65 के ऊपर। जो वेट और वॉल्यूम ऑफ ब्रेन होता है 5% डिक्रीज हो जाता है एट द एज ऑफ 30 से लेकर 70 के दरमियान में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद जो 10% होता है डिक्रीज, तो आपको 80% या 90% वगैरह के केस में देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे 80% बेस्ट ऑप्शन बनता है। 20% रिडक्शन इन द ब्रेन वॉल्यूम, तो ये आपको 90 पे देखने को मिलता है, 80 पे 10 था। अगर टाउ प्रोटीन होती है, ये न्यूरोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल की लिंक होती है। IQ पीक होता है किसके ऊपर, ये 25 के ऊपर पीक हो जाता है। IQ लेवल प्लेटू देखने को मिलता है 60 से लेकर 70 के अंदर। जो बिलीफ है कि जो ओल्ड एज है इसमें इंटेलेक्चुअल और फिजिकल फ्रेलिटी होती है, तो ये मिथ होती है। सिनाल प्लैक आपको नियो कॉर्टेक्स एमिगडाला हिप्पोकैम्पस में देखने को मिलती है। साइकोडायनामिक थ्योरी को सिगमंड फ्रॉइड ने प्रपोज किया था। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी इमोशन, तो ये रॉबर्ट पुचक ने किया था। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग सिगमंड फ्रॉइड है। और पेरेंट कंडीशन किसने डिस्कवर किया था, तो पेरेंट BF स्किनर ने किया था। हेल्थ एक डायनामिक इंटरैक्टिव फिनोमिना होता है, तो उसको कौन बिलीव करते हैं, प्रैक्टिशनर ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन होती है। 5 फीचर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, तो उसको किसने प्रपोज किया था, जॉन मायर एंड पीटर सॉल्वी ने किया था। अब हमने इसके MCQ को डिस्कस कर लिया है। अब ये पता नहीं कौन सा पेपर है, हाँ बिहेवियर साइंस का मॉक एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। इन बिहेवियर साइंस द बायो साइको सोशल मॉडल, तो बायो साइको सोशल मॉडल के अंदर सोशल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर तीनों आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि फेशियल एक्सप्रेशन होती है, इनको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर इंक्लूड करती है। विद रिगार्ड टू द काउंसलिंग बेस्ट स्टेटमेंट क्या होती है, कि वो टेक्निक है जिस लोगों की मदद करना ताकि वो अपनी मदद आप कर सके। अ कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट काउंसलिंग, तो काउंसलिंग के अंदर डायरेक्ट एडवाइस नहीं देनी होती। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर डिफिकल्ट इशू को पहले डील करना होता है। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के अंदर लर्निंग के प्रिंसिपल को अप्लाई करना होता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि आपने बिहेवियर को बढ़ाना है, रीइंफोर्समेंट है, लेकिन किसी स्टिमुलस से अवॉइड या एस्केप करके। क्लासिकल कंडीशनिंग टेक्निक जो कि फोबिया को एलिमिनेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन होती है। लिटिल मुबीन को एलर्जी थी, लेकिन जैसे वो नर्स को देखता था तो उसको खौफ ज़्यादा होता था, तो यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस था, वो इंजेक्शन वगैरह होती है। इसके बाद अपने डॉग को टीच करना टू रोल ओवर ऑन अ कमांड, तो शेपिंग में आ जाएगा। मॉडलिंग के अंदर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद है कि क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर क्या होगा, न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस का मतलब है कि कंडीशन स्टिमुलस है, जब उसको अनकंडीशन स्टिमुलस से पेयर कर देंगे तो वो कंडीशन रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अब ये वाली जो हेडिंग है या ये वाली जो एग्जांपल है, ये किताब के अंदर लिखी हुई है, पनिशमेंट के अंदर आती है। ओके, इसके बाद है कि आफ्टर अ सीरियस कार एक्सीडेंट असलम कैन नॉट रिमेंबर एनी न्यू इन्फॉर्मेशन, तो एंटीरोग्रेट एमनीजिया होता है। इसके बाद है कि जो पेशेंट का सबसे पहला सवाल व्हाट इज रॉन्ग विद मी, मेरे साथ क्या हुआ है। द बेसिक स्किल ऑफ एक्टिव लिसनिंग है, तो एक्टिव लिसनिंग के अंदर पेशेंट के ये देखना कि वो क्या कह रहा है। ओके, और इसके पैरालिंग्विस्टिक एस्पेक्ट को भी देख लेना। रिएक्शन ऑफ द पेशेंट टुवर्ड्स साइकियाट्रिस्ट, तो स्टिग्मा से एसोसिएटेड होते हैं, स्टिग्मा से अफेक्टेड हो सकते हैं। द बेस्ट मेथड टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ पेशेंट डॉक्टर रिपोर्ट, तो स्ट्रेस इंटरव्यू को कंडक्ट करने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो फोबिया बताया हुआ, फोबिया को एलिमिनेट करने के लिए सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन वगैरह हो जाती है। वर्बल कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी एग्जांपल होती है कॉम्पिटेंस इन प्रेजेंटेशन है। इसके बाद नेक्स्ट है कि रिगार्डिंग द रोल, कि किसी एक बंदे के बहुत सारे रोल्स होते हैं तो उसको डायनेमिज्म कहते हैं। इसके बाद इतना बड़ा लंबा चौड़ा सिनेरियो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डिनायल है, नफ़ी वगैरह कर रहा है। डिफेंस मैकेनिज्म इंडिविजुअल की हेल्प करते हैं ताकि वो इंटरनल या एक्सटर्नल एंजाइटी डिस्ट्रेस को अवॉइड कर सके। जो हॉस्पिटलाइजेशन वाले के अंदर स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग, बुक में एनाटमी और फिजियोलॉजी लिखा हुआ है हॉस्पिटल की। जो द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ साइको सोशल स्ट्रेस, तो इकोनॉमिक वाइबिलिटी होती है। टाइप ए पर्सनैलिटी के अंदर हार्ट डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। टाइप बी वाली ईजी गोइंग होती है, नॉन कॉम्पिटेटिव होती है। कल्चर मैन मेड इन्वायरमेंट होती है। सोशल स्ट्रक्चर्स, अब यहाँ पर जो पहला लिखा हुआ टीनेट्स विद अ शेयर्ड मीनिंग, तो टीनेट्स विद अ शेयर्ड मीनिंग इन अ कल्चर, तो उसको क्या कहते हैं, हम बिलीव कहते हैं। दूसरा ऑप्शन बी, तो उसको वैल्यूज़ कहते हैं। नंबर 40 वाले को हम क्या कहते हैं, नॉर्म्स कहते हैं। इसके बाद मेथड ऑफ प्लेसिंग द पीपल इन द सोशल स्ट्राटा, तो उसको सोशल ग्रुप वगैरह में है। आगे मेड ऑफ सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन अबाउट हाउ शुड पीपल, तो ये रोल के अंदर आता है। तो आई थिंक इसका डेल्टा वगैरह बन सकता है, फिर भी इसको देख लेना क्योंकि यहाँ पे तो मुझे कोई भी नहीं लग रहा। म्यूचुअल प्रेयर, अल्लाह ही सेहत देता है, तो ये बिलीफ में आता है। जो सिक रोल पेशेंट है वह ऑब्लिगेशन से भाग जाता है। इसके बाद इतना लंबा चौड़ा सिनेरियो दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग वाला मेथड है। मॉडलिंग क्या होती है, मॉडलिंग के अंदर ऑब्जर्वेशनल टाइप ऑफ लर्निंग है। क्लैरवोयंस के अंदर इन्फॉर्मेशन गेन करना किसी ऐसे इवेंट के बारे में जो डिस्टेंस या फिजिकल बैरियर से अफेक्टेड नहीं होता। इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होती है, वो किसी इमोशन को परसीव कर सकती है। जो जस्टिस होता है, इसमें आपने इक्वल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं। ठीक हो गया। यूजिंग द हेल्थ रिसोर्सेज दैट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है। कॉन्फिडेंशियलिटी जब ब्रीच होती है, जब पेशेंट खुद ऑथोराइज करता है, पेशेंट खुद ही हमें कंसेंट देता है, खुद परमिशन देता है। इसके बाद रिलेशनशिप ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो म्यूचुअल पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए। सिर्फ हेल्थ इंस्ट्रक्शन या इंस्टीट्यूशन को
प्रमोट करने के लिए। इसके बाद सेकंड लास्ट एमसीक्यू है कि सेकंड एमसीक्यू के अंदर अगर जो पेशेंट है अपने फीलिंग्स को, इमोशन को डॉक्टर की तरफ प्रोजेक्ट कर देते हैं, उसको ट्रांसफरेंस कहते हैं। अगर डॉक्टर अपने पेशेंट की तरफ फीलिंग को ट्रांसफर कर देते हैं, उसको काउंटर ट्रांसफरेंस कहते हैं। प्राइमरी टेस्ट के अंदर स्पाइसी नहीं होता, साल्टी, सोर, बीटर, स्वीट आते हैं। तो तकरीबन हमने एमसीक्यू को डिस्कस कर लिया है। अभी भी एमसीक्यू से रहते हैं शुरू वाले, तो उसको हम पार्ट 2 के अंदर हम कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।